दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण 26 जुलाई 2025। नए भारत के निर्माण में योगदान। प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी, चेयरमैन प्रोफेसर केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब एवं राष्ट्रपति के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी। गुरुवार को राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 राष्ट्र को समर्पित की गई। देश के समग्र विकास की दिशा में यह प्रभावी कदम है। इससे देश के विकास की गति भी तीव्र होगी। लगभग 23 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद अंततः देश की नई सहकारिता नीति मिल गई। इसका उद्देश्य सहकारिता के सहारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित करके भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना। इस नीति के मसौदा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से विमर्श के बाद तैयार किया गया। वहीं गुजरात के आनंद में हाल में त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय की भूमि पूजन हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसकी थीम है साक्षरता एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। त्रिभुवन साक्षरता विश्वविद्यालय जैसे संकल्पना इस पूरी थीम के साथ न्याय करती हैं। यह सवाल विकास का अग्रणी भूमिका निभाने वाले जन केंद्रित आत्मनिर्भर सहकारी उद्यमों का समर्थन एवं एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करने की कोशिश है जिससे भारत की सभी हितधारक सहकारिता के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के जीवन को समृद्ध बना सके। सहकारिता का वर्ष थीम जब भी दी गई तो यह सोचा गया था कि एक ऐसी रणनीति बने जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा देकर सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करने की सहकारी समितियों की अद्वितीय क्षमता को बढ़ाया जा सके। श्रमवेव सिद्धि। देखा जाए तो श्रम का अपना मूल्य होता है। श्रम किसी से उपकर नहीं चाहता। हमारे शास्त्र कहते हैं श्रमे सिद्धि। हमारे देश में सहकार से सिद्धि की संपूर्ण उम्मीद श्रम पर आधारित है। ऐसे में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह श्रम से सिद्धि के साथ सरकार के सिद्धि का अभिमंत्र लेकर संपूर्ण भारत को जागृत कर रहे हैं। आने वाले समय सहकारिता का समय है। सहकारिता के परोपकारों को इसलिए अपने समर्पण मन से इस दिशा में सोचने की आवश्यकता होगी। किसी भी राष्ट्र का निर्माण उस भूमि पर रहने वाले जीवंत लोगों से सुनिश्चित होता है। हमारे सरकार को समृद्धि का स्वप्न तभी पूर्ण हो सकेगा जब हम सहकारिता के परोपकारों की संख्या में वृद्धि करें, नई पहल करें, नए आयाम पर विचार करें। बेहतर विश्व का निर्माण। आज पूरी दुनिया यह जान चुकी है कि सहकारी उद्यम लोगों को सशक्त बेहतर बनाते हैं, समुदाय को मजबूत करते हैं, लोकतंत्र, मानव गरिमा, एकजुटता, स्थिरता के मूल्यों को आगे बढ़ाते हैं। साथ मिलकर चलने की खुशी और सहकारिता से जीवन को संवारने की कोशिश वर्ष 1923 में शुरू हुआ। अब दुनिया के बहुत बदलाव हुआ है। नए तकनीकी विकास व सूचना संचार ने सभी को एकीकृत किया है। अब सहकारिता को आसानी से मजबूत किया जा सकता है। एकीकृत होकर नई उपलब्धियां हेतु चेंज मेकर की भूमिका में अपनी युवा पीढ़ी को सम्मिलित करने की बारी है। भारत अपनी युवा जनसंख्या को यदि सहकारिता से जोड़ लेगी तो दुनिया में भारत का युवा सहकारिता आंदोलन के जरिए ही बहुत कुछ हासिल करने की स्थिति में आ जाएगा। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यह विमर्श हुआ कि इसे कैसे सहकारिता समिति 2030 एजेंडा आगामी वर्ष सामाजिक शिखर सम्मेलन के अनुरूप समावेशी सतत विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस समय दुनिया की कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनमें से निरंतर गरीबी, जलवायु आपातकाल, आर्थिक झटके, संघर्ष और बढ़ती असुरक्षा जैसे मुद्दे छाए रहे हैं। अब हमें 18वीं सदी में स्कॉटलैंड या 1895 में लंदन में हुए सहकारिता कांग्रेस और विशिष्ट आंदोलन की ओर मुड़कर देखें तो उनकी सहकारिता संघर्ष और तत्कालिक परिस्थितियों को समझा जा सकता है। भारत ने भी इसके महत्व को समझा। केंद्र सरकार अब सहकारिता के माध्यम से आमजन के जीवन में आ रहे बदलाव को भारत में बदलाव के रूप में देख रही हैं। सहकारिता मंत्री के संदर्भ में सहकारिता की सफलता की कहानी न केवल सुन रहे हैं अपितु दूसरे की प्रेरणा दे रहे हैं। सरकार से सिद्धि कैसे प्राप्त की जा सके, यह होता है सतत प्रयास और बदलाव के लिए उद्यम। प्रकृति के साथ जुड़ाव। राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 सरकार से
जो सहकार से समृद्धि की कहानी रच रही, उसकी एक और प्रमुख बात है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से इंसान और धरती की सेहत अच्छी रखने की अभूतपूर्व कोशिश की जा रही है, जिससे पानी का बचाव करते हुए अनाज के उत्पादन में वृद्धि होगी। भारतीय सहकारिता में इस प्रकार केवल मनुष्य की चिंता नहीं, अपितु सच्चे मायने में प्रकृति, धरती और जीवन की पुनर्बहाली करने की चेष्टा है। संपूर्णता में देखें तो सहकारिता का सरकार का यह प्रयास भारत में समावेशिता को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे देश के विकास की गतिशीलता भी कई गुना बढ़ जाएगी। राज्यों में बढ़ता आर्थिक बोझ को बढ़ाने वाला आशंका। रोहित प्रियदर्शी, लोक नीति विश्लेषक। बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज 3 माह का समय शेष है। हर यह माह 125 यूनिट बिजली की मुफ्त देने की सरकार की घोषणा देश के साथ एक बार फिर मुफ्त बिजली की गूंज देश के सियासी गलियारे में तेज हो गई है। देश की राजनीति में मुफ्त बिजली कोई नई बात नहीं है। पंजाब, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने समय समय पर इस नीति को अपनाया है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इसी मॉडल को आधार बनाकर चुनाव में बढ़त पाई। अब बिहार में भी इसी दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं, परंतु सवाल वही पुराना है कि इस मुफ्त बिजली की कीमत कौन चुका रहा है? सरकार नहीं। आखिरकार यह बोझ तो करदाताओं के कंधे पर ही पड़ता है, चाहे वे लाभ ले या ना ले। यह समझना जरूरी है कि मुफ्त बिजली का अर्थ केवल फ्री यूनिट देना नहीं, बल्कि यह निर्णय वित्तीय अनुशासन, दीर्घकालिक रणनीति और सामाजिक न्याय तीनों से जुड़ा है। यदि यह योजना लक्षित, पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से लागू की जाए तो यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक सकारात्मक पहल हो सकती है। लेकिन यदि यही सभी वर्गों को बिना किसी आर्थिक आधार के समान रूप से दी जाती है तो यह केवल वोट बैंक की मजबूत करने की तरीका बन जाता है। यह सही है कि समाज के वंचित वर्गों को उत्थान करना सरकार का नैतिक दायित्व है। कल्याणकारी उपाय प्रदान करना इस कर्तव्य को पूरा करने के रूप में देखा जा सकता है, विशेषकर गरीब और असमानता को दूर करने में। हालांकि वास्तविक कल्याण और वोट हासिल करने के उद्देश्य से की जाने वाली लोक लुभावनवादिता से बीच एक महीन रेखा है। बिहार पहले से राजस्व घाटे से जूझ रहा है। ऐसे में यदि सरकार हर महीने करोड़ यूनिट बिजली मुफ्त देगी तो इसका सीधा असर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और कृषि जैसे जरूरी सेवाओं पे बजट पे पड़ सकता है। वही मुफ्त बिजली की आदतों को भी दुष्प्रभावित करती हैं। जब किसी संसाधन की कोई कीमत नहीं होती तो उसका दुरुपयोग स्वाभाविक है। इससे न केवल बिजली की खपत अनावश्यक रूप से बढ़ती है, बल्कि वितरण तंत्र पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कई मामले में देखा गया है कि मुफ्त बिजली के लाभ मध्यम और उच्च वर्ग के लोग भी उठा लेते हैं, जिससे असली जरूरतमंद वंचित रह जाते हैं। यह सही है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से मांग को बढ़ावा मिलता है। यह क्रय शक्ति में वृद्धि होती है और व्यय में वृद्धि के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था में प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएफ और मध्याह्न भोजन जैसे खाद्य सुरक्षा योजना बुनियादी जीविका सुनिश्चित करने के साथ गरीबी को कम करने की भूमिका निभाती हैं। साइकिल और लैपटॉप जैसे वस्तुओं का वितरण इसके सरकारें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक पहुंच में सुधार करती हैं। उदाहरण के लिए छात्रों के बीच लैपटॉप वितरित करने जैसी मुफ्त सुविधा उनकी उत्पादकता, ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकती है। नीति निर्माण की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार और बंगाल में छात्राओं को साइकिल वितरण करने से स्कूल छोड़ने की दर में उल्लेखनीय कमी आई है, उपस्थिति बढ़ी है और सीखने के परिणाम में सुधार हुआ। आगे की राह। मुफ्त बिजली की जगह यदि सरकार सस्ती, भरोसेमंद और सतत ऊर्जा नीति पर जोर दे तो यह अधिक प्रभावी और न्यायसंगत व्यवस्था बन सकती है। इसके लिए कुछ व्यवहारिक कदम हो सकते हैं। पहला, आय का सामाजिक आर्थिक वर्ग आधारित सब्सिडी। जिन परिवारों का यह निश्चित सीमा से कम है उन्हीं को लक्षित रूप से बिजली छूट दी जाए। दूसरी, सरकार ऊर्जा दक्ष उपकरणों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराए ताकि बिजली की खपत स्वाभाविक रूप से घटे। तीसरा, सोलर पावर को बढ़ावा। ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर रूफटॉप योजनाओं में मिनी ग्रिड सिस्टम का विस्तार किया जाए। चौथा, ग्रेडेड
ग्रे टेरिफ मॉडल को जितनी बिजली खपत करे उसी के अनुसार उसे भुगतान करना पड़े, लेकिन जरूरतमंदों के लिए निर्धारित सीमा तक बिजली सब्सिडी बनी रहे। बिहार जैसे राज्यों की वित्तीय स्थिति पहले से ही अस्थिर है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार राज्य की कर संरचना क्षमता जीएसडीपी अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में कम है। ऐसे में यदि राज्य सरकार इस तरह की योजनाओं का पूरा बोझ उठाएगी तो वो अपनी अन्य प्राथमिकताओं से समझौता करने के लिए विवश होगी। इस संदर्भ में नीति आयोग और वित्त मंत्रालय को लेकर ऐसे ढांचे की परिपक्वता की जानी चाहिए जो मुक्त योजनाओं की सीमा और वित्तीय स्रोत स्पष्ट रूप से तय करे। CSR, कार्बन टैक्स या ऊर्जा क्षतिपूर्ति फंड आदि को भी भूमिका होनी चाहिए। सच यह है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जनहित की योजनाएं बनाने का अधिकार हैं, लेकिन यह अधिकार जवाबदेही के साथ आता है। अल्पकालिक चुनावी लाभ को दीर्घकालिक स्थिरता पर प्राथमिकता देना देश की नीति और समाज दोनों के लिए घातक है। बिहार सरकार की घोषणा निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोगों को राहत पहुंचाएगी, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि योजनाओं को आर्थिक रूप से टिकाऊ, लक्षित और सुनियोजित बनाया जाए। मुफ्त में योजना तब तक कल्याणकारी है जब तक के जरूरतमंदों की राहत मिल देती हैं और राजकोष पर असहनीय बोझ नहीं डालती। यदि यह केवल चुनावी टूलकिट का हिस्सा बनकर रह जाए तो संसाधनों का दुरुपयोग, आर्थिक असंतुलन और नीति विफलता की मिसाल बन सकती है। कुल मिलाकर फ्रीबीज पर अत्यधिक निर्भरता के बजाय सरकार को सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए, जिसमें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली, रोजगार सृजन और व्यापक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ताकि सामाजिक आर्थिक असमानता के मूल कारणों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। सौर ऊर्जा एक टिकाऊ समाधान की तलाश। रोहित प्रियदर्शी। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और पर्यावरण संरक्षण के दोहरे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली योजना की शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाकर न केवल मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना बल्कि हर परिवार को ऊर्जा उत्पादक बनाना है। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के अंतर्गत 30 मेगावाट और सौर ऊर्जा विकसित हो जाए। इससे करीब 25 वर्षों में लगभग 1000 यूनिट बिजली का उत्पादन संभव होगा। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ऊर्जा बचत के साथ या आमदनी के साधक भी बन सकती हैं। सरकार के अनुसार एक औसतन 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम हर महीने करीब 300 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है, जो अधिकांश घरेलू उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। इससे बिजली बिल में भारी कटौती होगी। इतना ही नहीं, अतिरिक्त बिजली के वितरण कंपनियां डिस्कॉम को बेचकर परिवार अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। यह पहल मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ दे सकती है, जिससे ऊर्जा केवल उपभोग की वस्तु न रहकर आमदनी का साधन बन सकती है। योजना के तहत केंद्र सरकार सब्सिडी और तकनीकी सहायता भी दे रही है, जिससे इसकी पहुंच आम लोगों तक आसान हो सके। यह योजना केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरणीय लिहाज से भी बेहद अहम है। सरकार का आकलन है कि यह योजना अपने पूरे जीवन काल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों को 72 करोड़ टन की कमी ला सकती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धता की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ सकती है। ऐसे कुछ चुनौती जिसे पूर्ण सफलता तक पहुंचने में रोक सकती है। इन राज्यों की मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे लोग निजी और प्रणाली लगाने में रुचि नहीं दिखा रहे। जब उन्हें बिना कोई निवेश किए मुफ्त बिजली मिल रही तो वैसा होना स्वाभाविक भी है। वहाँ कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में छतें छोटी या आसपास की इमारतों की छाया के कारण पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती और कई कारण हैं जिसे उपभोक्ताओं तक इस योजना की पहुँच को सीमित कर सकती है। वैसे भी सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से प्रभावी हो सकती है। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षित शिविर और आसान अनुदान प्रक्रिया जरूरी है। आज भी देश के अनेक गांवों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए जरूरी है कि तकनीकी और ग्रिड सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि बिजली उत्पादन को भी
हो भी गया तो उसे स्टोर करने और ज़रूरत के समय उपभोग करने की व्यवस्था मजबूत नहीं है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं पर्यावरणीय जिम्मेदारियों की ओर उठाया गया सशक्त कदम है। यह योजना केवल मुफ्त बिजली नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को बड़ा माध्यम बन सकती है। लेकिन इसकी सफलता की बात इस पर निर्भर करेगी कि सरकार तकनीकी, संस्थागत और सामाजिक चुनौती से किस कुशलता से निपटती हैं। यदि सही ढंग से लागू किया जाए तो यह योजना भारत के ऊर्जा परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है और हर घर को बिजली आत्मनिर्भर बना सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के भरोसे को झटका। अशोक कुमार, क्या यह व्यवस्था जिसने मुंबई के सबसे घातक ट्रेन हमले के लिए किसी को भी दोषी नहीं पाया, न्याय सुनिश्चित करने का दावा कर सकती है? 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोटों को लगभग 2 दशक बीते। बम्बई हाई कोर्ट द्वारा 12 दोषियों की बरी करने के फैसले ने देश को झकझोर दिया। इसमें 180 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 800 से अधिक घायल हुए थे। न्यायिक स्वतंत्रता और कानून का शासन हमारे लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं, पर इतने बड़े मामले में आपराधिक न्याय प्रणाली का ध्वस्त होना न केवल कानूनी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़ा करता है। सितंबर 2015 में आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS के नेतृत्व में 9 साल की लंबी जांच के बाद महाराष्ट्र सरकार अपराध नियंत्रण अधिनियम मोकोका की एक विशेष अदालत ने इस बम विस्फोट में 13 में से 12 अभियुक्तों को दोषी ठहराया था। 5 को मौत की सज़ा और 7 को आजीवन कारावास और 1 को बरी कर दिया गया था। मौत की सज़ा पाए एक दोषी कोविड के कारण जेल में ही मर गया था। बम्बई हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है और सभी 12 लोगों को बरी कर दिया गई। हाई कोर्ट की टिप्पणी प्रतिक्रियात्मक कठोरता पर आधारित है। विशेष अदालत ने जिस साक्ष्यों के आधार पर दोषी सिद्ध किए पर्याप्त आधार पाया था, उन्हें ही खारिज करना न केवल पीड़ितों और जांच के लिए अनुचित है बल्कि खतरनाक भी। बरी किए गए छोटे मोटे अपराधी नहीं बल्कि ज्ञात आतंकी संगठनों से जुड़ा लोग थे। यह मानना है कि शांतिपूर्ण समाज में शामिल हो जाएंगे भोलापन है। आशंका है कि रिहाई उन्हें आतंकी नेटवर्क के साथ फिर से जुड़ने तथा फिर आतंकी हमलों को साजिश बनने में सक्षम बना सकती है। हाई कोर्ट का फैसला आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करता है। जब बड़े आतंकी मामले में न्याय से इनकार होता दिखता तो लोग उचित प्रक्रिया में विश्वास खोने लगते हैं। इसके चलते मीडिया ट्रायल और न्योत्तर कार्रवाई की मांग होती है। हैदराबाद में दुष्कर्मियों से मुठभेड़ मामले में ऐसा दिखा गया। ऐसे फैसले आतंकवाद के प्रति सख्त राष्ट्र के रूप में भारत की वैश्विक छवि को भी कमजोर करते हैं। बालाकोट हमला, ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयाँ और किसी भी आतंकी कृत्य को युद्ध माना जाएगा जैसी घोषणाओं ने ताकत का प्रदर्शन किया, पर 7/11 के मामले में आतंकवादियों की बरी होने की यह धारणा बताती है कि भारत आतंकवाद के मामले में एक नरम राष्ट्र है। ATS और NIA जैसी एजेंसियों के लिए यह नतीजा बेहद निराशाजनक है। वर्षों की उच्च जोखिम वाली जांच और मेहनत की अनदेखी की जा रही है। यह उचित प्रक्रिया या निष्पक्ष कार्रवाई को छोड़ने का तर्क नहीं बल्कि राष्ट्रीय आघात और सुरक्षा खतरों से जुड़े मामलों को न्यायिक संवेदनशीलता का आह्वान है। विशुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से जनता के विश्वास, मनोबल और सुरक्षा को कमजोर करने की जोखिम भी है। बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने वाले आतंकवाद को बिना सजा के बिना नहीं छोड़ा जा सकता, ना ही संदिग्धों को आतंकी नेटवर्क में फिर से शामिल होने के लिए रिहा किया जा सकता है। आतंकियों का बरी होना जांच, अभियोजन और न्याय प्रणाली में सुधार के लिए एक चेतावनी है। भारत की औपनिवेशिक युग की आपराधिक न्याय प्रणाली आतंकवाद का सामना करने में सक्षम नहीं। आतंकी उन्नत उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम सबूत छोड़ते हैं। फिर भी यह व्यवस्था प्रत्यक्षदर्शियों जैसे पारंपरिक प्रणालियों की मांग करती है। नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन पुराने मानदंडों का आंख मूंदकर पालन करने से उच्च जोखिम वाले राष्ट्रीय सुरक्षा और मानकों में न्याय समझौता नहीं होनी चाहिए। यह मामला न्यायपालिका को गंभीर आत्मचिंतन के लिए बाध्य करती है। 2 अदालत इतने
अलग अलग नतीजे पर कैसे पहुंच सकती है। एक मौत की सज़ा सुनाती है तो दूसरी पूरी तरह से बरी कर देती है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और अब वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर को दो आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने में शामिल होना जटिलता को बढ़ाता है। जहां निष्पक्ष कानूनी प्रतिनिधि एक मौलिक अधिकार है, वहीं एक पूर्व न्यायाधीश की भागीदारी नैतिक और संस्थागत चिंताओं को जन्म देती है। भारत की आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए सुधार और संस्थागत आत्मनिर्भर की जरूरी है। आपराधिक न्याय प्रणाली में पुलिस, अभियोजन और न्यायपालिका शामिल है। पुलिस इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, साइबर फॉरेंसिक और बहुभाषी खुफिया जानकारी जैसी बदलती तकनीक के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही है। न्यायपालिका को भी तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बैठाना होगा। यूएपीए, मोकाको और सीआरपीसी जैसे कानून इनक्रिप्टेड डेटा, विदेशी संचालकों और छद्म युद्ध से निपटने के लिए विकसित हो रहे हैं। फिर भी न्यायिक देरी, असंगतता, फैसले और बाहरी प्रभाव परिणामों में बाधा बन रहे हैं। सुधारों में न केवल जांचकर्ताओं के लिए बल्कि न्यायाधीश और अभियोजनों को भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में विशेष प्रशिक्षण की जरूरत है। गवाहों की सुरक्षा और फोरेंसिक प्रोटोकॉल को मजबूत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गवाह अक्सर बड़े अपराधियों की धमकियों आगे झुक जाते हैं। न्याय अपने परिणामों के लिए अनभिज्ञ होकर, अलग थलग होकर कम नहीं कर सकते। 7/11 के दोषियों की बरी होना भारत की संस्थागत परिपक्वता की परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट ने बम्बई हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। अब सुरक्षा के प्रति सचेत दृष्टिकोण के साथ मामले को फिर से जांच करनी होगी। क्या हुआ व्यवस्था जिसमें मुंबई के सबसे घातक ट्रेन हमले के लिए किसी को भी दोषी नहीं पाया, यह सुनिश्चित करने का दावा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल कानूनी दृष्टि से बल्कि राष्ट्रीय जवाबदेही की भावना से भी इस मामले पर विचार करना होगा। लेखक उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार। आवश्यक है भारत केंद्रित इतिहास। पाठ्यक्रमों को संतुलित बनाना भारतीयों की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी है। प्रणय कुमार। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण एनसीईआरटी ने हाल में कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यक्रम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में कतिपय परिवर्तन के लिए इस पहल का मूल उद्देश्य इतिहास, भूगोल, आर्थिक, जीवन और शासन प्रणाली विषयों को एकीकृत करते हुए विद्यार्थियों के अंदर भारत के सामाजिक विकास के समग्र विकास विकसित करना। वर्षों से जिस संतुलित इतिहास लेखन की मांग की जा रही है, यह पुस्तक उसी दिशा में एक ठोस प्रयास प्रतीत होती है। इस पुस्तक में 13वीं से 17वीं सदी के मध्यकालीन इतिहास के विस्तार से प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिल्ली सल्तनत के उत्थान और पतन, समकालीन प्रतिरोध, इस युग की राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य अभियान, विजयनगर साम्राज्य, मुगलों व उनके प्रतिरोध, मराठों और सिखों के उदय आदि का विश्लेषण ऐतिहासिक साक्ष्यों के आलोक में किया गया है। पाठ्यक्रमों को युगानुकूल और भारत केंद्रित बनाना समय की मांग है। भारतीयों की गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक है। दिल्ली सल्तनत और मुगलों के इतिहास को रचनात्मक दृष्टि से ही नहीं पाठ्यक्रम में क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। बाबर ने खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और अन्य अनेक आक्रमणों के दौरान कत्लेआम और लूटपाट को अंजाम दिया था। युद्धों के पश्चात मारे गए हिंदुओं की खोपड़ियों को मीनारें खड़ी करने की बात उनकी आत्मकथा बाबरनामा में विस्तार से दर्ज है। अकबर की कथित महानता की भी हमारी पाठ्य पुस्तकों में इस प्रकार यशो गायन किया गया है। उसके नाम के बाद महान विश्लेषण न जुड़े तो कुछ छूट जाने का आभास होता है। जबकि सच्चाई यह है कि चित्तौड़ के किले की घेरेबंदी के दौरान उसने 1568 में करीब 30,000 हिंदुओं का नरसंहार किया था। इसमें स्त्रियां, बच्चे और किसान तक शामिल थे। स्वयं अकबर द्वारा 9 मार्च 1568 को प्रकाशित फतेहनामा ए चित्तौड़ इन तथ्यों की गवाही देता है। इस फतेहनामा को 1598 में संकलित मंसूत ए नमकीन में भी सम्मिलित किया गया। इसके संकलनकर्ता अकबर के दरबारी मीर अबुल कासिम नमकीन थे। अकबर के समकालीन आरिफ मोहम्मद कंधारी ने अपनी पुस्तक तारीख ए अकबरी में भी इसका उल्लेख किया है। अकबर के अन्य दरबारियों में प्रमुख अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी एवं अकबरनामा था। इमाम अबुल कादरी
बदायूनी की पुस्तक मुक्त ख्वाब उत त्वारिख भी उनकी क्रूरता, महजबी कट्टरता एवं कामुकता के अतिरंजित विवरणों से भरे हैं। उसे एक आदर्श नायक की तरह सिनेमा या इतिहास में प्रस्तुत किया गया, जबकि अबुल फजल के अनुसार अकबर के हरम में लगभग 5000 औरतें थीं और ये 5000 औरतें उसकी 36 पत्नियों से अलग थीं। वह सुंदर स्त्री का बलात् अपहरण करने और उन्हें अपनी वासना का शिकार बनाने के लिए मीना बाजार लगवाता था। उसकी क्रूरता की यातनाप्रद प्रतिक्रिया से बचने और अपनी अस्मिता एवं स्वाभिमान की रक्षा के लिए हिंदू स्त्रियां जलती चिता में जलकर जौहर कर लेने को जीवन से अधिक सम्मानीय मानती थी। चरित्र की दृष्टि से इतने दुर्लभ और बर्बर शासक को स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद तक किस मानसिकता से पाठ्य पुस्तकों में महान पढ़ाया जाता रहा और मातृभूमि, स्वराज, स्वधर्म और स्वतंत्र की रक्षा के लिए लड़ने वाले महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धाओं को जानबूझकर छोटा साबित किया गया। क्या एक भी ऐसा उदाहरण है जहां छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप या अन्य किसी सनातनी शासक ने धर्म या पूजा पद्धति के आधार पर गैर सनातनी मतावलियों से भेदभाव किया हो या उनका नरसंहार किया हो, उनके उपासना स्थल तोड़े हो या फिर मजहब के आधार पर गैर मुसलमानों का कत्लेआम करने वाले मुगल कैसे महान हो गए? ये शर्मनाक तथ्य है कि औरंगजेब तलवार के बल पर हिंदुस्तान को दारुल और हरम से दारुल इस्लाम में परिणत करना चाहता था। उसकी नज़र में हर हिंदू केवल काफिर था। उसकी खून बहाना, जिसके मंदिर नष्ट करना, उसकी आस्था को निरंतरपूर्वक कुचलना वह अपना पाक और मजहबी फर्ज समझता था। 12 अप्रैल 1669 को उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाने का आदेश दिया। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगा दी। अब तक वह जिंदा और जब तक जिंदा रहा तब तक हिंदू ना खुलकर दीपावली मना पाए और ना ही होली ही खेल सके। उसने अपने पूरे राज्य में हिंदुओं और मंदिरों को, शिक्षा केंद्रों, पवित्र स्थलों को तोड़ने के आदेश दिए। उनके आदेश पर काशी के विश्वनाथ मंदिर, मथुरा के कृष्ण जन्माष्टमी मंदिर और पाटन के सोमनाथ मंदिर समेत हजारों मंदिर गिरा दिए गए थे। 1668 में उन्होंने हिंदुओं के लिए पालकी, हाथी और घोड़े की सवारी पर पाबंदी लगा दी और अस्त्र शस्त्र रखने पर अपराध घोषित कर दिया गया। हिंदुओं पर किए गए औरंगजेब के बर्बर एवं पाशविक अत्याचार का विस्तृत विवरण उसके ही एक दरबारी मोहम्मद साकी मुश्तून खान की पुस्तक अमासीर ए आलमगीरी में पढ़ने को मिलता है। समय आ गया है कि नरसंहार करने वालों को महिमा मंडन बंद कर स्वत्व और भारत केंद्रित इतिहास का पुनर्लेखन किया जाए। लेखक शिक्षाविद प्रणय कुमार। बिग बैंग की समझ का विस्तार संभव। ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों का एक है। जब 13.8 करोड़ वर्ष पहले बिग बैंग ने हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तब पदार्थ मैटर और प्रति मैटर एंटीमैटर के समान मात्रा में बने। लेकिन वर्तमान में हमने चारों ओर पदार्थ से भरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। एंटीमैटर लगभग वही नहीं मिलता। वो इस विसंगति का क्या कारण? हाल में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान परिषद ने हुआ एक महत्वपूर्ण प्रयोग में यह समझने में मदद मिलता है कि परमाणु मुख्यतः पदार्थ से क्यों बना है, प्रति पदार्थ से क्यों नहीं। विस्तृत प्रतिपाद्य की विशेषता पदार्थ के जैसे ही होती, लेकिन उनका निर्माण करने वाले कणों का आवेश पदार्थ का निर्माण करने वालों कणों से उल्टा होता है। उनके नाभिक में ऋणात्मक एंटी प्रोटॉन और उदासीन एंटी न्यूट्रॉन होता है और सभी कक्षा ऋणात्मक धनात्मक प्रोटॉन से निर्मित होता है। जब साधारण पदार्थ का कण प्रतिपादक कण से टकराता है तो दोनों का नष्ट होकर ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। यदि बिग बैंग को समय पदार्थ और प्रति पदार्थ की मात्राएं समान थी तो ब्रह्मांड की पूरी तरह ऊर्जा में बदल जाना चाहिए, यानी बिग बैंग के कुछ ही क्षण द्वारा ब्रह्मांड को स्वयं को नष्ट कर लेनी चाहिए। साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार LHB लार्ज हैड्रोजन क्लोराइड नामक प्रयोग में अंजाम देने वाले शोधकर्ताओं ने पदार्थ के कणों उन्हें बोरिजोन कहा है, उसके क्षय की ओर प्रति पदार्थ एंटी बोरिजोन उसकी विपरीत कणों के क्षय की ओर अंतर को रिकॉर्ड किया है। क्षय की प्रक्रिया में कोई अस्थिर कण 2 या 2 से अधिक हल्के स्थिर कणों में बदल जाता है। यह बेहद संवेदनशील और जटिल मापक है। इसके वैज्ञानिक महत्ता अत्यंत गहरी है। पूर्व
पूर्व में पदार्थ और प्रतिपदार्थ के बीच यह अंतर मसान नामक कणों के साथ देखा गया है, जो क्वार्क और एंटी क्वार्क से निर्मित होते हैं, मगर अब पहली बार बोरियन कणों को भी अंतर रिकॉर्ड किया गया है। यह खोज इसलिए अहम है क्योंकि यही कण हमारे ज्ञात ब्रह्मांड की मूलभूत ईंटें हैं। इस तरह का स्पष्ट होना एक संभावित संकेत है ब्रह्मांड की संरचना में कोई अब अज्ञात मौलिक सिद्धांत ये सक्रिय रहा है। शोधकर्ताओं का प्रयास है कि इन प्रयोगशाला विसंगतियों के पीछे छोड़े कारकों और समझे निकट भविष्य में LHCG को और विस्तृत डेटा संग्रह विश्लेषण में संभव है कि हम इन मौलिक नियमों को तक पहुंच सके जो यह समझ सके कि बिग बैंग के बाद पदार्थ कैसे बचा रहा और उसके किस तरह वर्तमान ब्रह्मांड का आकार दिया। यह अध्ययन न केवल बिग बैंग की हमारी समझ को और गहराई प्रदान करता है, बल्कि यह भौतिक के मानक महत्ता को आगे बढ़ाने की संभावना को दर्शाती है। प्रदीप, जहां निर्माण वहां भ्रष्टाचार। राजस्थान के झालवाड़ा में एक सरकारी स्कूल का जर्जर भवन गिरने से कई बच्चों की मौत होना, अनेक का गंभीर रूप से घायल होना यह बताता है कि अपने देश में सरकारी भवनों के निर्माण उसके देखरेख में कितने अधिक लापरवाही बरती जाती है। इस तरह की घटनाएं देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहकर होती रहती है। जब किसी घटना को जन हानि होती है तो शोक जताने के साथ जांच, कठोर कार्रवाई करने की खूब बातें होती हैं, पर नतीजा डाक के 3 पात वाली रहता है। चूँकि ज़्यादातर बातें दिखावटी होती है, इसलिए दुर्घटना की तय को कभी नहीं जाया जाता है, न ही जिम्मेदार लोगों को समय रहते ऐसे दंड या जैसे अन्य सबक सीखे। झालवाड़ा की यह घटना भी कहा जा सकता है स्कूल का भवन गिरने की घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया। खुद मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लिया, शिक्षा विभाग से आदेश जारी किया कि जर्जर हो रहे स्कूलों बच्चे को न बैठाया। यह ऐसा इसलिए आदेश जारी किया क्योंकि झालावाड़ की घटना का इंतजार किया जा रहा था। शिक्षा निदेशक ने प्रदेश भर के जर्जर स्कूलों भवनों को रिपोर्ट मांग ली। क्या उन्हें नहीं पता था कि राजस्थान में सरकारी स्कूलों की कई इमारतें जर्जर हैं, उनमें से बच्चों को पढ़ना जानलेवा साबित हो सकता है? क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी? यदि यह सच है कि झालवाड़ा के जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए पैसा स्वीकृत हो गया लेकिन फाइल अटकी पड़ी, तो यह भी एक तरह की आपराधिक लापरवाही है। बात केवल राजस्थान के झालावाड़ के खस्ताहाल सरकारी भवनों की नहीं, देश में न जाने कितने सरकारी भवन ऐसे हैं जो जर्जर हैं। आए दिन सरकारी भवनों की खस्ताहाल स्थिति के साथ सड़कों के धंसने, पुलों के गिरने की खबरें आती रहती है। ऐसी इसलिए क्योंकि जहां निर्माण वहां भ्रष्टाचार भारत की कटु सच्चाई है। सरकारी निर्माण मानकों की अनदेखी उनके करके किया जाता है। इसका मूल कारण भ्रष्टाचार। हर तरह की सरकारी निर्माण में रिश्वत का बोलबाला है। नेता, नौकरशाह इनके बारे में सब जानते हैं। कई बार तो वो खुद कमीशन खोरी में शामिल रहते हैं। दुखद यह है कि कोई भी हालात बदलने के लिए तैयार नहीं। केवल निर्माण ही भ्रष्टाचार नहीं, उसके साथ ही इमारतें, सड़कों, पुलों आदि की देख और उसकी मरम्मत में भी घोटाला होते हैं। सरकार निर्माण भ्रष्टाचार की बीमारी इतनी अधिक बढ़ गई कि अब निजी क्षेत्र में भी घुस गई। आम लोग भी मानकों की अनदेखी कर और कई बार तो भ्रष्ट अधिकारी को पैसा देकर निर्माण कराते रहते हैं। धन्यवाद।